हेलो एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ, सबसे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, क्योंकि यह जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप आगे आने वाले एक्सरसाइज को आसानी से और अच्छे से समझ पाए। अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज बता देता और वहाँ भी आप समझ सकते थे, लेकिन अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझकर तब एक्सरसाइज बनाते हैं ना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ जानना है, उसके बाद आप आसानी से समझ जाइएगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है प्राकृत संख्या, ठीक है ना। यह अगर समझ गए ना, तो आप वास्तविक संख्या जो मैं नीचे समझा रहा हूं उसको समझिएगा। उसके बाद आप आसानी से समझ जाइएगा कि वास्तविक संख्या है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या है क्या? तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या है ना, उसको ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जो गिनती की संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितना आप ले सकते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं। तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि प्राकृत संख्या है क्या। बहुत ही आगे काम देने वाला है और आप इसको पढ़ चुके भी होंगे। आप 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि चलिए अच्छे से, जब मैं स्टार्ट किया हूं मैथ, तो आपको अच्छे से और बेसिक कंसेप्ट के समझाने के साथ मैं आपको आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करके बताऊंगा, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं चाहता तो आपको एक्सरसाइज मैं शुरू में ही बता दिया कि पढ़ाते वहां भी आप समझ जाते, लेकिन आपको अच्छे से अच्छे समझना है, ताकि आपको माइंड में सेट हो पाए और बहुत सारे आप ऑब्जेक्टिव बना पाए। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से और ध्यान से प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा। आपको जब भी टाइम मिलेगा उसी समय देखिए, लेकिन अच्छे से और शांत दिमाग से देखिए। तो प्राकृत संख्या है, समझ गए? 1 2 3 4 5 6 जो होता है, यानी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा में है पूर्ण संख्याएं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो गिनती की संख्या में आप 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 0। तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। यानी 0 से हम स्टार्ट कर देंगे तो कौन संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको काफी मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए। आप देखिए, आपको काफी मजा आने वाले हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? जो गिनती की संख्या है ना, उसमें हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और जो 1 से स्टार्ट हो उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। समझ गए ना। तीसरा है पूर्णांक। तीसरा क्या है? पूर्णांक। समझ गए ना। तो देखिए, पूर्णांक है क्या? तो देखिए, पूर्णांक है जो सभी प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5, उसके बाद 0, समझ गए ना। और जो प्राकृत संख्या की ऋणात्मक है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो 5 4 1 2 3 4 5 ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, जो भी है आप आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो किसे कहते हैं? मतलब प्राकृतिक संख्या और 0 और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में इंटीजर्स यानी आई से डिनोट करता हूं। तो समझ गए क्या है? प्राकृतिक संख्या और 0, और जो ऋणात्मक है प्राकृतिक संख्या को, जो ऋणात्मक है उसी को मैं क्या कहता हूं? पूर्णांक कहता हूं। यानी -1 2 3 4 माइनस में, या +1 2 3 4 और 0, ये सब क्या है? पूर्णांक है। क्या है? -1 2 3 4 5 सब माइनस में, या फिर धनात्मक 1 2 3 4 5 6 या 0, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ये बात ध्यान में रखना है। प्राकृतिक संख्या है और जो 0 है वह, और उसके बाद क्या है? जो ऋणात्मक है वह क्या कर सकते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। समझ गए ना। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। उसके बाद एक और है परिमेय संख्याएं।
क्या है, परिमेय संख्याएं। देखिए ये पूर्णांक आसानी से आप समझ जाइए, जो 1 2 3 4 लिखिएगा, 0 1 2 3 4, फिर -1 2 3 -4 -5 कर दीजिएगा, वो सभी क्या है, पूर्णांक है। यानी आपसे कोई पूछेगा 10 क्या है, तो ये भी पूर्णांक है, -10 भी पूर्णांक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, परिमेय संख्या है, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो देखिए इसको, ये भी काफी आसान है, अब सिंपल तरीका समझ जाइए कि जो P/Q के रूप में हो वह क्या होती है, वो परिमेय संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में हो। और P और Q क्या है, PQ एक पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक। यानी प्लस भी एक हो सकता है, माइनस भी एक हो सकता है, प्लस भी 2 हो सकता है, माइनस भी 2 हो सकता है। तो PQ क्या है, पूर्णांक है। तो जो P/Q के रूप में हो उसे कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक शर्त है, P/Q के रूप में हो, लेकिन Q के मान कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे देखिए 2 है, तो 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 2 कैसे, क्योंकि 2/1, क्योंकि यह P/Q के रूप में है, नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 भी एक पूर्णांक है, 1 भी क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, Q के मान क्या ना हो, 0 ना हो। तो देखिए यहाँ 4/0, यहाँ 4/0 है, तो Q के मान क्या है, 0 है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जो क्या है P/Q के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ध्यान में रखना है, जैसे 2/3, -4/7 या -2/3 या 1/2, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में हो। P और Q, P भी एक क्या है, पूर्णांक है, Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। देखिए यहाँ भी -4 है, 7 है, तो 7 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। सिर्फ Q के मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई पूछेगा 0/1, तो यह है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा 1/0, तो यह नहीं है, लेकिन यह 0, क्योंकि शर्त सिर्फ क्या है, Q के मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q नीचे ना है, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप P/Q के जगह A/B भी बोल सकते हैं। तो आप परिमेय संख्या जरूर समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो जो P/Q के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इतना सारा चीज आप जरूर समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, और पूर्ण संख्याएं क्या है, और प्राकृत संख्याएं क्या है। तो ये 3-4 चीज जो मुख्य बातें हैं उसको मैं समझूंगा, ठीक है ना। तो आप परिमेय संख्याएं समझ गए हैं। परिमेय संख्याएं क्या है, जैसे 1/2, 3/4, -7/8, समझ गए ना, जो क्या हो P/Q के रूप में हो। मैं शुरू में ही बता दिया था किसके रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन Q के मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं है। अगला है अपरिमेय संख्याएं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं यार। तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, समझ गए। जैसे आपको पता है कि P/Q क्या था, एक पूर्णांक था। तो ये अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में न हो, जैसे √3। अब कितना बच्चा यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि सर इसको तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि एक दे दिए। लेकिन आप गौर कीजिए, हम पढ़े थे ना, PQ क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या P जो √3 है, √3 पूर्णांक में है, नहीं ना है, तो ये नहीं है, यह क्या है, अपरिमेय है। आप समझ गए। ऐसे भी P क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो P तो यहाँ √3 है, तो √3 कहीं पूर्णांक, तो रूट में जो भी संख्या वो पूर्णांक तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। और एक है जो पूर्णांक है, लेकिन हमें दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो √5 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 समझ गए ना। यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि जब दशमलव है तो दशमलव यहाँ एक कट गया है, यानी खत्म है, यानी 2.5 है, तो ये भी क्या है, परिमेय है। लेकिन कभी कोई संख्या रहती जैसे 2.12,
फिर 1 1 2, फिर 1 1 2, जो कभी नहीं मतलब कभी नहीं कटती, अनगिनत रहता, तो क्या है, अपरिमेय है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, समझ ना। जो कट जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं, समझ ना। जो लास्ट में कभी ना कभी वो क्या हो जाए, कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। तो आप ये जरूर समझ गए होंगे कि अपरिमेय क्या है और परिमेय क्या है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए 1.12 है, तो 1 2, एक ही 2 और एक ही 2, और यही क्या हो, बार बार रिपीट हो, तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको पढ़े होंगे कि P/Q को, यानी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखना। तो देखिए यहाँ ये दोनों संख्या बार बार क्या हो, दोहरा रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए 1.23, फिर 2 3, फिर 3 गो 2 3, तो देखिए यहाँ 2 गो दो है, फिर 3 है, यहाँ 3 गो 2 है, फिर 3 है। तो अगर इस तरह के कोई संख्या रहे तो क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि यह कभी कटेगी नहीं, समझ गए ना। ये अनगिनत इसी तरह से बढ़ती जाएगी। लेकिन जो संख्या, कुछ ही संख्या रिपीट हो, जैसे मैं बता दिया हूँ 1.2, तो 2 2 2 2 ये रिपीट हो, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप अपरिमेय और परिमेय संख्या जरूर समझ गए होंगे। तो देखिए अब आया लास्ट में वास्तविक संख्या है। तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना। जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो भी ये देख रहे हैं, ये सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो आप लोग ये जरूर समझे होंगे। अब हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन, समझ गए ना। तो चलिए मैं सबको मिटाता हूं और फिर आपको मैं यूक्लिड विभाजन समझाता हूं, फिर उससे आगे के एक्सरसाइज अब आसानी से बना लीजिएगा और ये भी काफ़ी काम देगा, इसीलिए मैं इसको पहले समझा दिया हूं, समझ गए ना। तो चलिए मैं यूक्लिड विभाजन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसमें दो ही चीज़ है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एक अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये दोनों पर ही क्वेश्चन बनता है। क्या है, चलिए मैं सबसे पहले इसको जान लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 7, इसमें भाग देना है 9 से। विभाजन मतलब भाग देना, आप जानते हैं। अब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 7 एकम 7, और यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 2 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 9 में किससे भाग दिए है, 7 से, तो कितना मर्तबे लगा, 1 मर्तबे, और शेषफल कितना आया, 2 आया है। तो यही जो है ना, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन है, समझ गए ना। प्रमेयिका मतलब जो कथन दिया है, उसी कथन पर क्या कर सकते हैं, हम दूसरी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी का क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए, ये 7 है जो क्या है, भाजक है, ये आप जानते हैं। और यह क्या है, 9 है जो भाज्य है, और यह क्या है, भागफल है, और यह क्या है, शेषफल है। आप अच्छे से समझ जाइएगा, पहले देखिए। और आपको पता होना चाहिए 9 यानी भाज्य कितना है, भाज्य, और 7 है जो भाजक है। उसके बाद भाजक गुने 1 क्या है, भागफल है। तो ये सूत्र आपको भी पढ़े होंगे, 8वां में, 7वां में, 6ठा में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या है, शेषफल, क्या है, शेषफल, समझ गए ना। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं, इसको मान लेता हूं ए, क्या मान लेता हूं, ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं क्यू। उसके बाद इसको नीचे जो शेषफल है उसको आर मान लेता हूं, ठीक है ना। तो इसको क्या भाज्य के ए माने हैं, और भाज्य के क्या माने हैं, बी, और भागफल के क्या माने हैं, क्यू। तो देखिए भाज्य क्या है, ए, और भाजक कितना है, बी, और गुने क्या है, भागफल क्यू है। तो आप क्यू दे सकते हैं, बी गुने क्यू या बी क्यू, एक ही बात है। और भागफल शेषफल कितना है, आर। तो यही जो बन के आया ना, आपका क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन। यानी आपको किताब में इसी तरीके के दिया रहेगा एग्जाम में कि इसमें से कौन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तब याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्या है, बी है भाजक,
Q क्या है भागफल और R क्या है शेषफल और A क्या है भाज्य। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको यह चीज ध्यान में रखना है, 0 R बड़ा B। इसका मतलब क्या है, जो R है ना 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। कैसे मैं आपको चलिए बताता हूं। जैसे तो 5 एकम 5, अब बताइए 9 में से 5 गया कितना हुआ 4। अब देखिए शेषफल का भी भाजक से बड़ा होता है नहीं ना होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं लिखा हूं कि जो R है ना यानी शेषफल 0 होगा या 0 है, नहीं तो 0 से बड़ा, लेकिन B से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, यानी B यानी भाजक से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यही क्या है यूक्लिड विभाजन। आप जरूर समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन है क्या, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ए बराबर क्या है BQ प्लस R। आपसे कोई भी पूछेगा यूक्लिड विभाजन क्या है तो आप क्या बोलिएगा A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से क्या होता है हमेशा छोटा होता है। B यानी भाजक से। कभी देखे हो कि शेषफल क्या है 9 है और भाजक 4 है, 4 है तो एक बार और लगेगा, ठीक है ना, लगेगा और लास्ट में वो शेषफल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक क्या है मैं बता दूं, फर्स्ट है यूक्लिड विभाजन और दूसरा क्या है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित आधारभूत का प्रमेय क्या है, तो देखिए सिंपल तरीका है। आपको जब लसा मसा गुणनखंड विधि से आपको पता है कि निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आप जरूर समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या है, और जो भी चीज पीछे मैं प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या परिमेय पूर्ण संख्या है पूर्णांक, ये सभी मैं आपको बताया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह सभी चीज़ आपको जरूर समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, यहाँ आप टेंशन लीजिएगा नहीं। अगर यहाँ भी अगर कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ कि इतना तो समझे आप, लेकिन अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा ना तो और अच्छे से समझ जाइएगा। कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मतलब कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वही जब सवाल बनाते हैं ना तो कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको वहां और मज़े से और अच्छे से समझ जाइएगा, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।